जय जय सिया राम मित्रों। हनुमत कृपा मीडिया परिवार आपका फिर से स्वागत और अभिनंदन करता है। आज हम आपको एक ऐसे दिव्य विभूति से मिलवाएंगे जो बद्रीनाथ से 4 धाम की यात्रा पर निकले हैं, और वो भी साइकिल के माध्यम से। इससे पहले भी ये बद्रीनाथ से कन्याकुमारी तक यात्रा कर चुके हैं। एकदम युवा पुजारी हैं बद्रीनाथ मंदिर समिति के, और इनसे बात करने के लिए पत्रिका परिवार के, हनुमत कृपा मीडिया परिवार के संरक्षक श्रीमान नरेश दीक्षित जी हमारे साथ उपस्थित हैं, जो उनसे इस यात्रा के वृतांत के बारे में चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ बद्रीनाथ के रहने वाले सोमेश पवार जी हैं, जो साइकिल यात्रा पर निकले हैं चारों धाम की। उनसे बातचीत करते हैं। इससे पहले भी वो 3 साइकिल यात्राएं कर चुके हैं। बातचीत शुरू करने के पहले उन्हीं से जानकारी करते हैं। जय बद्री विशाल। आज लखनऊ में मैं आया हूँ और मेरा नाम सोमेश पवार है। मैं उत्तराखंड बामड़ी गांव का निवासी हूँ। डिस्ट्रिक्ट हमारा चमोली पड़ता है। और आज मैं अपने 4 धाम साइकिल यात्रा ही तो आज लखनऊ में आया हूँ, और हनुमत कृपा के जो मीडिया प्रभारी है मेरे साथ में जुड़े हैं। तो इस यात्रा का मैं एक सार बता दूं कि इस यात्रा को मैं किस पर्पज से कर रहा हूँ। सर्वप्रथम इस यात्रा को मैंने बद्रीनाथ धाम से शुरू किया है। 1 अक्टूबर 2021 से ये यात्रा शुरू की है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि साइकिलिंग तो हर कोई करता है, बस किसी उद्देश्य को आपको समर्पण करना है। वो चीज़ मेरे दिमाग में जब आई है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत और स्वस्थ भारत, तथा अपने सनातन धर्म के लिए जब आदि गुरु शंकराचार्य जी ने चारों धामों की जब स्थापना की थी, बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथ एवं रामेश्वरम, तो उनका एक उद्देश्य लेकर मैं चारों धामों में निकल पड़ा हूँ साइकिल के माध्यम से। हालांकि उन्होंने अपने पैदल यात्रा के भ्रमण के द्वारा किया था, पर मैं साइकिल यात्रा द्वारा ये उद्देश्य संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए है। आज की प्रवृत्ति आप देखते होंगे कहीं भी कि हमारे हिंदुत्व के लोग सनातन धर्म से बहुत पिछड़ते जा रहे हैं। मतलब अपने धर्म का मतलब उनको पता नहीं है कि बद्रीनाथ कहाँ है, द्वारिका कहाँ है, जगन्नाथ कहाँ है, रामेश्वरम कहाँ है। तो अपना इसी उद्देश्य को लेकर हम किसी धर्म की बुराई नहीं करते हैं, बस अपने धर्म का एक सबको ज्ञान दिलाते हैं कि बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड की किस जगह पे है। तो उसी का उद्देश्य लेके हम संपूर्ण भारत में, और न जाने कितने लोग अभी तक मिले हैं लखनऊ आते आते। यात्रा 1 अक्टूबर से शुरू हुई थी। बद्रीनाथ, देहरादून से निकलते हुए दिल्ली, मथुरा, आगरा वगैरह, इटावा से कानपुर वगैरह होते हुए लखनऊ पहुंचा। तो जगह जगह लोगों को जब मैंने अपना उद्देश्य बताया, तो कहीं ना कहीं लोगों को भी लगा कि हम अपने सनातन धर्म से बहुत पिछड़ते जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम अपने धर्म को अगर नहीं जागृत रखेंगे, तो एक दिन समय ऐसा आएगा कि लोग सनातन धर्म को भूल जाएंगे, वो किसी और धर्म का वो कर देंगे। तो मैं यही चाहता हूँ कि लोग अपने धर्म को जाने, क्योंकि हमारे धर्म में बहुत बड़े बड़े महात्मा हुए हैं, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हुए, तो उनके बारे में जाने, और बहुत बड़े तीर्थ है तो उनके बारे में लोग जाने। इससे पहले भी आपने कोई साइकिल यात्रा की है, उसके बारे में? जी, इससे पहले 2020 में 1 नवंबर से मैंने ये साइकिल यात्रा शुरू की थी। वो साइकिल यात्रा मैंने नशा मुक्त भारत के लिए किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं मनुष्य अपने आसपास के वातावरण से सीखता है, और जो हमारे आसपास का वातावरण था वो बहुत मतलब नशे के मतलब बहुत अधीन हो चुके थे हमारे यंग जो लोग हैं, जो भी हमारे भाई हैं। तो एक मन में एक ख्याल आया कि कैसे मतलब इनको एक उदाहरण के तौर पे समझाया जाए कि आप ये नशा छोड़िए। चलो 2-4 लोगों को तो मैं समझा दूंगा कि आप नशा छोड़िए, दूर रहिए,
किंतु हमारे उत्तराखंड, हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं, इस भारत में न जाने कितने युवा होंगे, कितने लोग होंगे जो नशे से इतने, उनके परिवार वाले परेशान होंगे। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो कदम उठाना ही था। शायद नारायण जी का आशीर्वाद रहा कि ये कार्य मुझे मिला, और सेवा का भाव मेरा बचपन से ही है, क्योंकि हम बद्रीनाथ धाम में रहते हैं। तो हमारी संस्कृति ऐसी, हमारे दादा, हमारे दादी लोगों ने हमें सिखाया है कि कैसे करके आगे बढ़ना है और सेवा करना है, क्योंकि बद्रीनाथ एक ऐसी जगह है जहाँ कर्म की मान्यता है, जहाँ कर्म को प्रदान किया जाएगा। तो इसी वजह से मैंने नशा मुक्त भारत के खिलाफ एक अभियान चलाया था, साइकिल यात्रा। तो ये 1 नवंबर से शुरू हुई थी, और 46 दिन में 4000 किलोमीटर करने के बाद मैं कन्याकुमारी पहुंचा था। तो इस यात्रा को मैंने 2020 में संपूर्ण रूप से पूर्ण किया। दूसरी यात्रा आपने कब की और कहाँ से कहाँ तक की? दूसरी यात्रा मेरी हुई थी अप्रैल में। ये यात्रा थी पंचबद्री। हमारे उत्तराखंड में पंचबद्री का बहुत महत्व है। एक तो हमारा बद्रीनाथ ऑलरेडी है, और पंचबद्री में से एक बद्रीनाथ है, वृद्ध बद्री है, भविष्य बद्री है, और आदि बद्री है। तो ये बहुत सी जगहें हैं, योग बद्री है। तो इनका भी सभी को हमने एक बताना था अपने उत्तराखंड में कि आप आइए हमारा उत्तराखंड में और जानिए इन चीज़ों के रहस्य को, क्योंकि पंचबद्री, पंच केदार हमारे उत्तराखंड में बहुत फेमस है। तो ये यात्रा भी मैंने एक सनातन धर्म के लिए किया था कि आप लोग आइए और उत्तराखंड में ये चीज़ जानिए। ये तीसरी यात्रा आपकी कब और कब पूरी होगी और कहाँ पूरी? ये यात्रा, अभी तो इससे पहले भी एक यात्रा है, वो बहुत ही मतलब आध्यात्मिक यात्रा है। उसका वर्णन साक्षात स्कंद पुराण में किया गया है कि सतोपन सरोवर, जहाँ से साक्षात युधिष्ठिर जी स्वर्ग गए थे, जिस स्थान से, और मान्यता है कि एकादशी के दिन ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी उस कुंड में स्नान करने आते हैं। तो वो एक ऐसा दिव्य कुंड है, स्थान है, कि उसका महत्व पुराणों में किया गया। तो उसी कुंड की मैंने यात्रा की थी। कम से कम 50 किलोमीटर की वो यात्रा थी, और कोई रोड नहीं, कोई रास्ता नहीं। क्या वो पैदल की थी? वो यात्रा पैदल, साइकिल को अपने कंधे पे ले गया था। अपने कंधे पे वो साइकिल, कम से कम मेरी साइकिल का वेट था 16 केजी, और उस साइकिल को लेके, और मेरा बैग अलग से था। तो कम से कम 25 किलो मेरे पीठ पे वेट था, और उसको लेकर मैं सतोपन में गया और उस साइकिल का अभिषेक किया। उसी सतोपन का पानी लेके, जो मेरे ये यात्रा का जो मेन उद्देश्य, अमृत यात्रा, इस यात्रा का नाम है अमृत यात्रा। जी। जो वो पानी है, जो सरोवर का पानी है, जी। उस पानी को मैं, उस जल को मैं जी। चारों धाम में ले जाकर, और लास्ट में कन्याकुमारी में उसका प्रभाव करूंगा। उसका एक मैसेज, बहुत बड़ा मैसेज है, जल संरक्षण। जी। हमें अपने जल को शुद्ध रखना है, क्योंकि हिमालय एक ऐसी जगह है जहाँ से अनेकों भारत के पता नहीं कितने जगह पे वो पानी जाता है। अगर हिमालय का वो जल शुद्ध रहेगा तो बहुत से लोग बीमारी से बच जाएंगे। उसी का एक मैसेज लेकर मैं पूरे भारत भ्रमण कर रहा हूँ। इस यात्रा का कोई अपना अनुभव बताएं। इस यात्रा का तो अभी तक का सबसे बड़ा अनुभव यही है कि आध्यात्मिक अनुभव है, और इस यात्रा में जगह जगह लोगों को जो आध्यात्मिक रूप से मैं देख रहा हूँ कि पहले ही लोग आध्यात्म के, अपने सनातन धर्म से इतना लगाव, अभी तक लखनऊ तक जब मैं पहुँचा हूँ, तो मतलब लोगों का जो बद्रीनाथ के प्रति भाव है, ये किसी भी भगवान के प्रति, हालांकि भगवान सब एक है पर उनके स्थान अलग अलग है, मतलब इतना अच्छा भाव है अपने सनातन धर्म के प्रति। जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ लोग पहले से ही तैयार रहते हैं। और हालांकि मैं अपना बद्री विशाल जी का ध्वज लेके चला हूँ बद्रीनाथ धाम से, जो हमें हमारे रावल जी ने दिया था, हमारे धर्माधिकारी जी ने ये दिया था। तो ये एक बहुत बड़ा प्रतीक है उस चीज का। ये भगवान बद्री विशाल जी का जो ध्वज है, ये बहुत बड़ा प्रतीक है हमारे सनातन धर्म का। तो जगह जगह इसको लेके लोग इसके दर्शन करने आते हैं। जब मैं साइकिल में जाता हूँ तो लोग प्रणाम करने आते हैं कि साक्षात बद्री विशाल जी हमारे यहाँ हैं। लोगों को इतना मतलब अपने धर्म से इतना लगाव है। तो अभी तक लखनऊ तक इतना अच्छा रहा है यहाँ तक का सफर, न जाने हजारों लोग मिले हैं, और सभी लोगों ने हाथ जोड़ के बस इस यात्रा को सफल होने के लिए प्रार्थना की है। शासन प्रशासन की तरफ से भी कोई आपको सहयोग मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। मैंने प्रयास तो किया था कि पहले शासन प्रशासन को मैंने बहुत लेटर दिए थे कि आप, जैसे मैं इससे पहले भी यात्रा जब गया था तो महाराष्ट्र पुणे में गया था, तो वहाँ के जो साइकिलिस्ट थे उन्हें उनकी गवर्नमेंट
300 ओनली 300 किलोमीटर राइड करने के लिए 1 लाख रुपए का उनको स्पॉन्सरशिप देती है, ओनली 300 किलोमीटर। फिर मैंने अपने सरकार अपने यहाँ के एमएलए को पत्र लिखा था कि आप मुझे इस यात्रा में सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये यात्रा मेरी यात्रा नहीं है, ये यात्रा संपूर्ण भारत के लिए यात्रा है, ये मेरी पर्सनली अपने खुद की यात्रा नहीं है। तो इसका कुछ भी जवाब नहीं मिला हमारी सरकार द्वारा। और फिर मन में तो था कि करना है तो करना है, थोड़े बहुत पैसे जोड़कर अपनी साइकिल ली और अभी तक यहाँ तक आ रहा हूँ तो लोगों का इतना सपोर्ट मिल रहा है। ये जन सहयोग है, ये इतनी आध्यात्मिक यात्रा है, इसमें लोग जन सहयोग कर रहे हैं, तो यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और सरकार का कोई भी इसमें रोल नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी मिलने का कोई कार्यक्रम है आपका? कार्यक्रम तो है, हमारी टीम, मैंने खुद की एक टीम हमारी पहाड़ी पैडलर्स नाम से है, हमारी लोकल वहीं की है, तो वो मेरा सोशल मीडिया वगैरह पूरा मेरा पूरा प्रोग्राम सेट करते हैं कि मैं कहाँ जाऊँगा। हालांकि वहाँ जाके रूम सब मैंने खुद ही लेना है, पर वो मुझे एक आइडिया देते कि आपको इस प्लेस पे जाना चाहिए। तो अभी बातचीत चल रही है उस चीज़ पे कि क्योंकि ऑब्वियसली वो हमारे यहीं से है, पौड़ी से है, तो कहीं ना कहीं उनकी अगर सूचना मिलेगी कि हमारे यहाँ से कोई व्यक्ति, और वैसे भी वो सनातन धर्म की इतना रक्षा करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज उन तक जाएगा तो वो जरूर मिलेंगे। और हमारी भी कोशिश है, कंटिन्यू हम ट्विटर पे उनको टैग करते हैं और कोशिश करते हैं कि अगर वो मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहा। यात्रा में किसी प्रकार की कोई परेशानी, दिक्कत? परेशानी तो शुरू में हुई थी, जब मैं दिल्ली तक आया था 500 किलोमीटर, तो पैर पूरे ब्लॉक हो गए थे, हाथ पूरा ब्लॉक हो गया था। तो शुरू में बहुत कठिनाइयाँ आती है, अभी भी कठिनाइयाँ आ रही है, बस भगवान नारायण जी का मन में ध्यान कर रहे हैं। कठिनाइयाँ तो रास्ते में आती रहेंगी, बस ये है कि अपना जो धर्म के प्रति है, बस वो चीज़ मुझे एक एनर्जी देती है। जितने भी लोग रास्ते में मिलते हैं, जब वो क्लैपिंग करके जब मेरा उत्साह बढ़ाते हैं, फूल मालाओं से स्वागत करते हैं, तो ये मेरे लिए मेंटली एक इतनी पावर एनर्जी देती है कि मैं आगे जाने की और मुझे प्रेरणा मिल जाती है। तो ये सबसे बड़ा इस यात्रा का वो है कि लोगों को जो मुझे एक हेलो या श्री रामचंद्र जी, जय जय श्री राम, जय बद्री विशाल जी ही बोल देते हैं, तो इसमें बहुत एनर्जी मिल जाती है, तो आगे जाने की बहुत शक्ति मिल जाती है। ये यात्रा कितने किलोमीटर की है और कब पूरी, कहाँ? लगभग मैंने जो अनुमान लगाया है, मैं एक स्टार्टिंग में एक रखता हूँ कि 3 महीने की यात्रा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और 8,000 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। तो अनुभव ये है कि 3 महीने से पहले यात्रा संपूर्ण रूप से पूरी हो जाएगी। और इस यात्रा में बहुत बड़े बड़े राज्य हैं। अभी तो 15 दिन ही हुए हैं, अभी तो बहुत लंबा समय गुजारना है, बहुत लंबे समय बहुत अनुभव करना है। तो अभी तक का अनुभव बहुत अच्छा है। एक दिन में कितने किलोमीटर की यात्रा आप अमूमन कर लेते हैं? अमूमन 100 किलोमीटर मेरा रोज का एवरेज रहता है कि 100 किलोमीटर करना है। और मॉर्निंग 5, साढ़े 5, साढ़े 4 बजे उठ जाता हूँ, नहा धोकर अपने 6 बजे तक जो भी चाय वगैरह पी के, और फिर 6 बजे के बाद शुरू करता हूँ अपनी यात्रा को नारायण जी का नाम लेके। फिर लगभग 100 किलोमीटर करने में मुझे 2 से ढाई बजे तक बच जाते हैं, क्योंकि रास्ते में, क्योंकि गर्मी बहुत होती है और कंटिन्यू पानी पीना पड़ता है, उस वजह से 3 बजे से पहले मैं अपना 100 किलोमीटर कवर कर लेता हूँ। जी, हम चाहते हैं कि हनुमत कृपा पत्रिका परिवार को आप कुछ आशीर्वाद दें। आशीर्वाद तो साक्षात हनुमान जी का है ही। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि हनुमत कृपा जो मीडिया है, उनका मैं यही धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने जिस प्रकार से सम्मान दिया है, ये मेरे लिए नहीं, ये सभी युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। आगे जाने की जो शक्ति आपने दी है, ये मुझे बहुत आगे भी ले जाएगी, और आपका तो स्पेशल बहुत बहुत धन्यवाद है। और निसंदेह जब मैं इस यात्रा को पूरी करूँगा तो एक बार फिर से हनुमत कृपा मीडिया से जुड़ूंगा, और कन्याकुमारी से जब लाइव चलूँगा तो मैं इस हनुमत कृपा मीडिया पे जरूर आपको वहाँ के बारे में बताऊँगा, इस यात्रा के सफल होने के लिए बधाई दूँगा। बद्रीनाथ में बाबा नीमकरोली महाराज के स्थान के बारे में कुछ बताएं। वहाँ का स्थान वैसे तो बाबा जी को तो सभी जानते हैं, उनका इतने बड़े बड़े आश्रम है, और साक्षात हनुमान जी का अवतार हनुमान जी ही कहा जाता था उन्हें। तो जैसे हनुमान चट्टी में उनकी भी एक मूर्ति है, मतलब एक फोटो है, तो बहुत सुंदर सा दृश्य उनका दिखता है। और बद्रीनाथ मंदिर में नारायण पर साक्षात जिस स्थान पे स्वयं भगवान विष्णु जी अवतरित हैं, उस जगह पे ठीक उसी के 100-150 मीटर के दायरे में उनका भी एक छोटा सा आश्रम है, और कई साधु संत आते हैं,
उस आश्रम में रुकते हैं और 5 मिनट का मौन करते हैं, बाबा जी को याद करते हैं और तत्पश्चात वहाँ से निकलते हैं। हनुमत कृपा पत्रिका परिवार के सभी सदस्यों की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और यात्रा के लिए मंगल कामना। बहुत बहुत जय बाबा। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य सूचित कीजिएगा और कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे देश दुनिया तक इस चैनल के माध्यम से सभी भक्तों को इस दिव्य विभूति के दर्शन हो सकें। जय जय श्री राम।